हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लेक्चर नंबर 2 और आई होप आपने लेक्चर फर्स्ट देख लिया होगा। तो उसमें जो हमने लास्ट में जो टॉपिक में बात की थी वो था रेवेन्यू नेचर कैपिटल नेचर में क्या क्या अंतर है। तो उसी का पहले हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अब रेवेन्यू में क्या क्या था। रेवेन्यू नेचर में हमारे पास एक तो था रिसिट्स और एक था पेमेंट। तो मैं वही बात करता हूँ, रेवेन्यू में नेचर में क्या था, एक था रिसिट्स और एक था पेमेंट। तो रिसिट्स में हमने देखा था कि कोई भी प्राप्ति, कोई भी हमें ऐसा अमाउंट जो कुछ स्पेशल टर्म्स और कंडीशन की तरह मिलता हो, या मैंने आपको लिखवाया था, पहले तो लिख लेते हैं कि पेमेंट में क्या क्या था। पेमेंट और रिसिट्स की बात करते हैं। रिसिट्स में हम जो भी रेवेन्यू आता था, रेवेन्यू नेचर का था, रिसिट्स हो या पेमेंट हो, ठीक है, वो सारी चीजें हमारी कहाँ जाती थी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वो सारी चीजें कहाँ जाती थी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती थी। और इसी तरह से पेमेंट में भी था, और ये कहाँ पे जाता था, इनकम साइड में। तो इनकम साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और ये कहाँ जाता था, एक्सपेंस साइड में। एक्सपेंस साइड में और कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो और हमने इसमें एक चीज और बात कर लेते हैं कि कैपिटल नेचर में हमने क्या बात किया था। इसमें भी कैपिटल नेचर में भी रिसिट्स और पेमेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो रिसिट्स और पेमेंट, तो रिसिट्स को हम कहाँ भेजते थे, हम भेजते थे लायबिलिटी साइड। कहाँ भेजते थे, लायबिलिटी साइड, ठीक है। और जो भी हमारा पेमेंट होता था वो हमारा एसेट साइड जाता था। कहाँ जाता था, एसेट साइड। तो ये हमने बात कर ली। अब इसमें कौन कौन से रीजन होते थे, कैसे हमें पता चलेगा कि वो कैपिटल नेचर का था कि रेवेन्यू नेचर का था। तो इसमें हमने कुछ और बातें भी हमने इसमें ऐड किया था। तो सबसे पहले, अगर कोई ऐसा रिकरिंग अमाउंट हो जो बार बार होना ही है, ठीक है, उसके लिए हम रेवेन्यू नेचर मान लेते थे। अब उस हिसाब पे रेवेन्यू नेचर बार बार पेमेंट करना है कि बार बार हमें प्राप्ति होनी है उसकी, तो उसके हिसाब से हम देख लेते थे। अगर पेमेंट करना होता है बार बार तो एक्सपेंस मान लेते हैं, और अगर बार बार हम रिकरिंग नेचर का है और बार बार हमें मिलता है तो हम वो से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ लिख लेते थे, हम लिख लेंगे इनकम साइड में, ठीक। ये बातें हमने कर लिया था। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में मैंने ये बताया था कि ऐसा नेचर का जो नॉन रिकरिंग हो, जिसको कभी कभार अमाउंट आता है या कभी कभार अमाउंट जाना है, ऐसे नेचर का है तो हम बोलेंगे नॉन रिकरिंग नेचर का है, तो हम वो कैपिटल नेचर का मान लेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था आपको कि स्मॉल अमाउंट है, तो हम इसको क्या मान लेंगे कि वो हमारा रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट या तो पेमेंट करने की बात करें या तो हमें रिसिट्स हो, तो ये आ जाएगा रेवेन्यू नेचर का। इसी बात पे यहाँ पे हमने देख लिया था, अगर वो बिग अमाउंट होगा, क्योंकि बिग अमाउंट है इसलिए हम उसको कैपिटल नेचर का मान लेंगे। इसके बाद ये बात हुआ था कि यहाँ पर अगर कोई भी रिसिट्स अगर जनरल पर्पज के साथ आया हो, तो हमने देख लिया था कि अगर वो जनरल पर्पज है तो उसको हमें याद रखना है कि वो हमारा जो होगा रेवेन्यू नेचर का होगा। इसी में यहाँ पे कोई भी ऐसी रिसिट्स जो स्पेसिफिक पर्पज के साथ आया हो, हम उसे क्या मान लेंगे, कैपिटल नेचर का मानेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पज हो तो हम उसको क्या मान लेंगे, कैपिटल नेचर का। और उसके बाद हमने लास्ट में ये बात किया था, अगर कोई भी एक्सपेंडिचर अगर हमारा बेनिफिट दे देता है करंट ईयर में,
तो उसे हम एक्सपेंस के नाम से जानेंगे। और एक्सपेंस हमेशा कहाँ जाएगा, एक्सपेंस है तो हमारा जो होगा वो हमारे एक्सपेंस साइड, या हम कहें कि इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में, जहाँ पे एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है तो एक्सपेंस कहलाता है। और यहाँ पॉइंट नंबर हमने कोई भी एक्सपेंडिचर जो हमें बेनिफिट देगा इन फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगा, हम उसकी बात करते हैं, वो हमारा कैपिटल नेचर का होता है और हम उसे एसेट साइड में लिख लेंगे और वो हमारा एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बात हमने कर ली है। अब मैं इस लेक्चर में जो बात करना चाहता हूँ, ये तो रिवीजन था, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हुआ। और टाइम वेस्ट इसलिए मैंने किया आपका कि आपको ठीक से ये बातें समझ में आ जाए कि क्या चीज़ है। अब हम बात करते हैं कि इसमें वो टर्म जो आपने कभी सुना नहीं है इससे पहले, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन में देख रहे हैं आप इस वीडियो को, तो 12th में आपने सुना भी होगा, तो ठीक से समझा नहीं है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो मैं एक एक चीज डिस्कस करने वाला हूँ डीपली। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखने वाले हैं वो चीजें जो हमने हेडिंग डालते हैं, लिखेंगे ट्रीटमेंट of some typical items की चर्चा कर लेते हैं जो अक्सर इसमें हमें देखने को मिलेगा, हमेशा इसमें दिखेगा। तो सबसे पहले हम बात करें डोनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब होता है दान। ठीक, तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोनेशन इनकम का सोर्स है ना, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बिना इनकम के तो चल नहीं सकती, तो उसको बाहर के लोग डोनेशन देते हैं कि आप, और वैसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो चंदा मांग के काम से आती है, कई सारे उनके बताओ सोर्स होते हैं, इनकम के सोर्स होता है। तो डोनेशन उसमें से एक हिस्सा है, एक आइटम है, जिससे वो डोनेशन भी दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह से मैंने लिखा उसी तरह से डोनेशन, तो एक तो आ सकता है स्पेसिफिक पर्पज के साथ, है ना, डोनेशन मिल गया, डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, फॉर्म को मिला है। ठीक है, आपको बस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में ना सिमिलरिटी ही लेके चलना है। मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन बोलूँ तो ये सोचना है फॉर्म को, ठीक है, तो फॉर्म को इनकम मिल रही है तो स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिला है। तो अगर मैं स्पेसिफिक पर्पज की बात करूं तो वो क्या होता है, अभी मैंने बताया था कैपिटल रिसिट्स होगा। अगर मिला है तो रिसिट्स, तो ये क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिट्स। और जब भी कैपिटल रिसिट्स की बात करते हैं तो कैपिटल रिसिट्स हमारा कहाँ जाता है हमेशा, तो हमेशा जाता है लायबिलिटी साइड ऑफ, लिखेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, इसके बाद अगर वो डोनेशन जनरल पर्पज के लिए हो तो जनरल पर्पज के लिए मिल रहा है। तो अब जनरल पर्पज के लिए हो तो अब इसमें भी दो चीज है। अगर जनरल पर्पज के लिए मैंने बताया था, अगर वो बिग अमाउंट हो या स्मॉल अमाउंट होगा, क्या होगा, अगर बिग अमाउंट होगा या तो स्मॉल अमाउंट होगा। अगर बिग अमाउंट हुआ तो वो सीधा हम इसी तरह से ट्रीट करेंगे कि वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिट्स। और कैपिटल रिसिट्स है तो अगर वो कैपिटल रिसिट्स है तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट की तरफ जाएगा वो डोनेशन। ठीक है, और यही चीज अगर वो स्मॉल अमाउंट का हुआ, तो क्या करेंगे, तो स्मॉल अमाउंट का हुआ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ से वो जाएगा, स्मॉल अमाउंट का हो तो क्या होगा, वो रिवेन्यू होगा, वो रिवेन्यू नीचे का होगा। और रिवेन्यू नीचे का हुआ और ये रिवेन्यू रिसिट्स कहलाएगा क्योंकि मिला है। ठीक है, तो रिवेन्यू रिसिट्स होगा और ये कहाँ जाएगा, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर
अकाउंट। तो आप साथ साथ लिखते जाएं और जहां दिक्कत होगी दोबारा देख लेना इसको रिवाइंड करके, वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मैंने आपको एक एक चीज डिटेल में बताया। तो अब आ जाओ, एक डोनेशन हुआ, ठीक है, एक वर्ड आता है इसी में सब्सक्रिप्शन, लिखेंगे पॉइंट नंबर दूसरा, ये पॉइंट जो है इसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन का भी हिंदी मतलब भी लोग ना चंदा ही कहते हैं, लेकिन डोनेशन और सब्सक्रिप्शन में थोड़ा अंतर है। देखो कल को आप ना सीए बन जाएंगे, सीएमए बन जाएंगे, ठीक है, तो क्या होता है जब आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाते हैं तो आपको हर एक साल में आपको मेंबरशिप फीस पेमेंट करना होगा। उस फीस को ना सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, मतलब आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने के लिए, रहने के लिए आपको एक चंदा देना होगा। अच्छा, इसमें डोनेशन और सब्सक्रिप्शन में अंतर ये है कि डोनेशन कोई भी दे सकता है बाहर का, जो उसका मेंबर हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। सब्सक्रिप्शन सिर्फ उसी से लिया जाता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो, ठीक है। तो आप भी सीए बन जाएंगे, सीएमए कोई भी, ठीक है, तो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होंगे आपको पेमेंट करना होगा सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में भी इस तरह से दो तरीके का सब्सक्रिप्शन हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह का, वही अमाउंट की बात है। तो एक तो हो सकता है कि बिग अमाउंट, एक तो हो सकता है बिग अमाउंट। अगर बिग अमाउंट हुआ तो, अगर बिग अमाउंट का आया तो अब वो स्पेसिफिक पर्पज के साथ भी आया होगा। किसके साथ आया होगा? बिग अमाउंट स्पेसिफिक पर्पज के साथ भी आया होगा। पर्पज के अगर साथ आया तो वो क्या कहलाएगा? जो भी स्पेसिफिक पर्पज है तो कैपिटल, कैपिटल रिसीट्स कहलाएगा, कैपिटल रिसीट्स कहलाएगा। और जब भी कैपिटल रिसीट्स हो गया तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड जाएगा। कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड। एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, लायबिलिटी साइड जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज जो लायबिलिटी साइड जाती है वो लायबिलिटी होती है। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से, ये कोई लायबिलिटी नहीं है, ये लायबिलिटी साइड जाएगा बस, ठीक है। अगर वो स्मॉल अमाउंट का हुआ, अगर स्मॉल अमाउंट का हुआ तो वो जनरल पर्पस के साथ होगा, और जनरल पर्पस के साथ है कोई चीज तो ऑर्गेनाइजेशन वो किसी भी काम में अमाउंट, उस रकम को खर्च कर सकती है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट्स। और रेवेन्यू रिसीट जो होता है वो कहाँ जाता है? बताओ, रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ जाता है? तो रेवेन्यू रिसीट जो जाएगा वो हमेशा इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, एक वर्ड है लेगसी। लेगसी का मतलब होता है वसीयत, मतलब विल। मान लो कोई व्यक्ति है और उसके पास खूब सारा पैसा है, उसके पास जमीन जायदाद बहुत सारी चीजें है, ठीक है, लेकिन उसके आगे पीछे कोई नहीं है। जब वो मरने जाएगा, जब वो मर जाएगा तो उसकी सारी चीजें कौन केयर करेगा? उसकी सारी चीजें का क्या होगा? तो क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, अपने सारी संपत्ति को ऑर्गेनाइजेशन को दान देते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, सपोज करो कि ऐसे आप हैं, वैसे ऐसे आप नहीं होंगे कभी, लेकिन फिर भी, कि लेगसी, जो लेगसी होगा वो 1-2 रुपए का होगा कि लाखों करोड़ों का होगा? तो लाखों करोड़ों का होगा, 1-2 रुपए का कौन वसीयत लिखता है?
तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ये बिग अमाउंट का होगा। अच्छा, एक चीज और बताओ कि ये अपने जीवन में आप एक बार मरोगे या बार बार या 4-5 बार? तो एक बार है ना, 4-5 बार थोड़ी ना मर सकते हैं। तो ये हम कह सके नॉन रिकरिंग भी होगा कि एक ही बार आएगा, एक ही बार फॉर्म में आएगा, ठीक है, एक ही बार फॉर्म में एक व्यक्ति के नाम से आएगा। तो ये ऐसा अमाउंट है जो नॉन रिकरिंग है, मतलब एक ही बार आएगा, ठीक है, उसके जीवन में, तो नॉन रिकरिंग है। जब ये नॉन रिकरिंग है और बिग अमाउंट है तो मैं ये कह सकता हूँ कि कैपिटल रिसिप्ट्स होगा, कैपिटल रिसिप्ट्स होगा। और जो भी कैपिटल रिसिप्ट्स होता है हम उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, तो उसको हम डालेंगे लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। अब एक और नए वर्ड की बात करते हैं, इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड, एन है NENT फंड, एफ। इंडोमेंट फंड का मतलब होता है कि फॉर एक्सपेंशन, मतलब अपने बिजनेस को, उसके ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए दिया गया फंड, ठीक है। तो ये मैं लिख लेता हूं, फॉर एक्सपेंशन किस लिए दिया जाता है, और ये जो है ये गवर्नमेंट देते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनी देती है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाओ, ठीक है, उसमें भी इनका बेनिफिट होता है। तो उसकी बात नहीं करेंगे क्या बेनिफिट होता है कंपनी और गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे ये, अब एक बात बताओ कि ये छोटे अमाउंट का होगा कि बड़े अमाउंट का होगा। तो जनरली बात जब गवर्नमेंट और बड़ी कंपनी की बात आ रही है तो ये छोटा 1-2 रुपए तो नहीं होगा, तो बड़े बड़े अमाउंट होगा, तो ये होगा बिग अमाउंट, ठीक। और मुझे एक बात और बताओ कि ये एक बार देगा कोई कंपनी या बार बार देगा? तो बड़े बड़े अमाउंट एक बार ही आते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि मतलब कभी कभार आते हैं तो नॉन रिकरिंग है, मतलब मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे ये नहीं आता है, तो नॉन रिकरिंग अमाउंट है। और जब मैंने बताया कि नॉन रिकरिंग अमाउंट है ये, तो आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि ये कैपिटल रिसिट्स है। क्या है ये? कैपिटल रिसिट्स। और कैपिटल रिसिट जो होता है वो कहाँ जाता है, ट्रांसफर उसको कहाँ किया जाता है? तो अब तक हमने देख लिया कि कैपिटल रिसिट्स हमेशा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा कि बैलेंस साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड यहाँ पे लिख लेते हैं, लायबिलिटी साइड जाएगा, पर हमेशा याद रखना कि ये लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये लायबिलिटी साइड जाएगा पर लायबिलिटी नहीं होगी। अब एक और बात करते हैं हम जो इसमें अक्सर यूज होता है, वर्ड है पॉइंट नंबर 5, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, मुझे बताओ, आप कभी जू गए हैं, चिड़ियाघर? तो वहां पे जो आप फीस, जो अंदर जाने का जो फीस पेमेंट करते हैं वो एक बार करते हैं या जब जाएंगे बार बार करेंगे? या ऐसा होता है कि आपके टिकट पे आपकी मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है, वो भी जा सकते हैं, या ऐसा होता है कि आप ही जा सकते हैं और एक बार जा सकते हैं? तो ऑब्वियस ये बात है कि एक ही बार जाएंगे, और इसमें एक बार जाएंगे तो अब ऐसा नेचर जिसमें हम ये ट्रीट कर सकते हैं कि ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है। तो अगर ये रिकरिंग है, समझने वाली बात है कि कभी कभी क्या होता है, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन एक टिकट दे देती है और वो बार बार हमें ये दे, उससे बताओ हम काफी बार उसमें एंट्रेंस कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हमें इनमें जो एंट्रेंस फीस को हम क्लासिफाई करते हैं, दो तरह से ट्रीट करते हैं। अगर वो, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आप भी साथ लें, इट कैन बी treated in either way such that that's it recurring on or non recurring। तो हम इसको, मैं फिर से बता देता हूँ, एंट्रेंस फीस को हमेशा हमें ये दो तरीके से सोचना पड़ता है कि इसको किस तरह से ट्रीट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, रिकरिंग ट्रीट कर रही है कि नॉन रिकरिंग ट्रीट कर रही है। ठीक है, तो दो तरीके से, दो हमारे पास विचार हो सकते हैं इसको ट्रीट करने के। या तो हम इस तरह से ट्रीट करें, रिकरिंग नॉन रिकरिंग। अगर हम रिकरिंग ट्रीट करें तो हम इसको इनकम समझ लेंगे, है ना। अगर हम इसको रिकरिंग ट्रीट करें तो क्या होगा, वो हमारे लिए इनकम हो जाएगा। अगर नॉन रिकरिंग तो वो हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट्स हो जाएगा। यही बात होगी ना। तो अगर हम इसको और मैं क्लासिफाई करके और तरीके से समझाऊं तो ये लिखना आप, तो मैं लिख ला, बट अगर हमें नहीं बताया गया है कि ये किस तरह का है, ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है, तो हम इसको, मैं यहाँ पे क्या कह रहा था, अगर हमें नहीं बता रखा है तो हम इसको एजम्पशन पे ट्रीट करना पड़ेगा हमें। और हमें साफ साफ नीचे या हमें बुक में बताया गया होगा कि एंट्रेंस फीस किस तरह का है, रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ पहले कि बट ए प्रॉपर नोट should be given along with answer for your assumption। कहने का मतलब क्या है, हमें नहीं पता चल रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो हमें अपना दिमाग लगाना होगा कि क्वेश्चन को हम किस तरह से ट्रीट करें। अगर हमने ट्रीट किया इसको रिकरिंग, तो हमें उस एजम्पशन को लिखना होगा प्रॉपर नोट में कि हमने किस तरह से इसको रिकरिंग माना है। और 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे की बात करूँ तो ये हमें साफ साफ बताएगा कि एंट्रेंस फीस जो है वो कैपिटल रिसीट्स है या हमारा रिवेन्यू रिसीट्स है। ठीक है, तो आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे कि ये एंट्रेंस फीस को क्या समझे, तो ये साफ साफ बताया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद आएगा एक और वर्ड ले लेते हैं, वर्ड नंबर 6 है हमारे पास, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप स्लैश ओल्ड मटेरियल, कोई भी ओल्ड मटेरियल की बात हो तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, रिवेन्यू रिसीट्स। और ये जब रिवेन्यू रिसीट्स है तो हम क्या बोलेंगे, इनकम साइड भेजें, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे हुई बात खत्म। हमने सारी चीजें जो हमें इम्पोर्टेंट था टिपिकल आइटम में हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चन करते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो है कंसेप्ट क्वेश्चन। तो हम कंसेप्ट देख लेते हैं किस तरह से हमारे दिमाग में बैठता है। कंसेप्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये हुआ कंसेप्ट क्वेश्चन। देखते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का हम रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट किस तरह का होता है। तो लिखेंगे कि हमारे पास 6-7 लाइन का हमें रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाना है। और रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट क्या होता है मैंने आपको पहले बताया। ये किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक कैश अकाउंट है। क्या है ये? कैश अकाउंट है। तो लिखेंगे, पूरा लिखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मान लो फॉर 2019। ठीक है, 2019 का हमने रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाना। अब इस साइड जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं वो लिखते हैं, है ना, कैश अकाउंट में भी ऐसे होता है, और साइड जितने भी पेमेंट होते हैं वो लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे बिजनेस का पहला साल है। तो हमारे पास कैश बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारे पास कैश नहीं है तो लिख लेते हैं बैलेंस बीडी जो है, क्योंकि हम समझ रहे हैं तो हम नील लिख के चलते हैं इसे। ठीक है, क्या हुआ, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेंबर हैं, हमने उससे रिसीव किया सब्सक्रिप्शन, है ना, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट्स किया, जो रिसिप्ट्स किया हमने सब्सक्रिप्शन। तो ठीक से लिख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन मान लो 4 लाख का रिसीव किया। उसके बाद हमने डोनेशन फॉर मैच फंड, मैच कराने के लिए डोनेशन रिसीव किया 3 लाख का। जितने भी रिसीव करेगी ऑर्गेनाइजेशन वो हम इस साइड लिखेंगे, जैसे कैश। डोनेशन, जो डोनेशन नॉर्मल डोनेशन जो है वो हमने रिसीव कर लिया है 1,20,000 का, 1,20,000। इसके बाद हमने लेगसी वसीयत जो मिला वो मिल गया हमें 2 लाख का। ठीक, इसके बाद हमने जो मटेरियल था, स्क्रैप था, कुछ कबाड़ा था, हमने उसे बेच दिया। सेल ऑफ स्क्रैप वो बेच दिया हमने 20,000 का। और हमने बैंक से भी लोन लिया है, बैंक लोन, ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक से भी लोन लिया 5 लाख का। तो ये सारी चीजें इस फॉर्म में हुई है, इस तरह का हुआ। ठीक है, जो चीज हमने रिसीव किया वो चीज हमारे पास ये रखा। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना कि ये कैश अकाउंट, लाइक कैश अकाउंट ट्रीट करते हैं। ये कैश अकाउंट कहाँ कहाँ से पैसे आए हमने लिख दिया रिसिप्ट्स में, कहाँ कहाँ पैसे गए, कैश का पेमेंट हुआ। ठीक है, कैश का पेमेंट कहाँ कहाँ हुआ हम लिख देते हैं पेमेंट में। तो यहाँ पे लिखते हैं 22 से। तो सबसे पहले हमने पेमेंट किया अपने बिल्डिंग का जिसमें ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, रेंट पेमेंट कर दिया हमने 40,000। और उसके बाद हमने सैलरी, कुछ एम्प्लॉय रखे हैं उसको सैलरी दे दिया, सैलरी दे दिया 30,000। और कुछ मजदूर भी रखे हैं उनको सैलरी दिया है, वेजेस उनको दिया है 45,000। और इसके बाद हमने पेमेंट किया है, मशीन परचेज किया है। ठीक, कोई छोटी मोटी मशीन परचेज किया है जो हमें आगे कई सालों तक बेनिफिट देगी, तो वो 2 लाख का है। उसके बाद हमने एक बिल्डिंग भी लिया है, बिल्डिंग परचेज कर लिया 3 लाख का। ठीक,
और ये सारी चीजें करने के बाद हमारे पास टोटल हमारे पास ये जो बनता है वो रिसीट से इतना कैश हमारे पास आया जो 15,40,000 है। मेरी बातों को सुनना और दिमाग में स्ट्राइक करना कि हमने जो कैश रिसीव किया है वो 15,40,000 का, ठीक। उसमें से हमने 15,40,000 में से जो पेमेंट किया है वो पेमेंट 40,000, और अब मैं बोलूंगा वैसे सुनना, 15,40,000 में से हमने पेमेंट 40,000 का कर दिया रेंट के लिए, 70,000 सॉरी 40,000 रेंट के लिए, सैलरी के लिए हमने 30,000, 45,000 हमने वेजेस दे दिया मजदूरों को, 2 लाख में हमने मशीन खरीद लिया और 3 लाख में हमने बिल्डिंग परचेज कर लिया। अभी भी हमारे पास जो कैश है यहाँ पे, है ना, बात समझ रहे हैं, इतना हमने कैश रिसीव किया, इतना पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे जो बैलेंस जो सीडी आया वो हमारे पास क्या अमाउंट बताएगा, 9,25,000। और ये अमाउंट हमारे पास क्या बता रहा है कि कैश है हमारे पास। ये क्या चीज है, कैश है। तो हमेशा याद रखना कि हम कैश अकाउंट में भी तो यहाँ पे बैलेंस सीडी में कैश निकालते थे, तो वही चीज है रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट में, यही चीज है। तो ये चीजें तो हमें फॉर्म में कितना पैसा आया कितना पैसा गया, अब हमें ये देखना होगा कि फॉर्म ने क्या कमाया, प्रॉफिट की लॉस, ठीक है। तो देखते हैं, ये चीज क्वेश्चन में दिया होता है, सॉल्यूशन तो यहां से स्टार्ट होता है। तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें एक लास्ट लाइन और जोड़ देता हूं। लास्ट लाइन हम ये लिखा हुआ मिल सकता है हमें, और मिलेगा प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड, यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं, अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें ये बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा कैसे होता है, एज लाइक प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो ये हमारे स्टार्ट हो गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो अब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से बनाने जा रहे हैं। तो हम वो सारी चीज लिखेंगे जो लिखते हैं प्रॉपर हम तरीके से लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द year ended on 31st दिसंबर। हम ये मान के चल रहे हैं कि दिसंबर का कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। दिसंबर तक हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है ये है, ठीक है, 2019, ठीक। तो ये, और इस साइड हम क्या लिखते हैं, जितने भी एक्सपेंस है, ठीक है, वो यहाँ लिखेंगे, और जितने भी इनकम है, और इनकम एक्सपेंडिचर में हमें पहचाना तो आ ही गया है, ठीक है। 11th में हमने सीखा है इसको अच्छी तरह से प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाकर, तो वहां से हम थोड़ा हिंट ले सकते हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा, इनको देख के सबसे पहली बात सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम होता है, तो आपके दिमाग में बात आ सकती है, सर आपने तो बोला था कि सब्सक्रिप्शन जो होता है 2 तरीके से होता है, एक होता है स्मॉल अमाउंट, एक होता है बिग अमाउंट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्मॉल अमाउंट है कि बिग अमाउंट है। यहाँ तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तो 2 लाख का सब्सक्रिप्शन आया है, नहीं 4 लाख का सब्सक्रिप्शन, ये तो बिग अमाउंट है, तो हम इसको इनकम क्यों मान रहे हैं, ये तो कैपिटल नेचर का दिखाई दे रहा है साफ साफ यहाँ पे। तो बेटा मेरी बात सुनो, हमें बिग अमाउंट और स्मॉल अमाउंट में अंतर समझना होगा। थोड़ा मैं यहाँ पे ही समझा दूं आपको। पता है हमें बिग अमाउंट और स्मॉल अमाउंट कैसे समझ में आता है, अगर ये सब्सक्रिप्शन जो है किसी एक बंदे ने नहीं दिया होगा,
किसी एक एक व्यक्ति ने नहीं दिया होगा, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वो बंदे होंगे, जितने भी मेंबर होंगे, उन सब ने मिला के 4 लाख का दिया है। तो हमें ये समझना होगा कि वो इंडिविजुअल अमाउंट कितना है। वो एक व्यक्ति अगर 100 रुपए भी दे रहा है, और मान लो 100 रुपए भी दे रहा है और 4000 बंदे हैं, तो 4 लाख हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमेशा बिग अमाउंट और स्मॉल अमाउंट सोचने के लिए सबसे पहले ये देख लेना कि इंडिविजुअल व्यक्ति कितना दे रहा है, ये तो टोटल है। इंडिविजुअल अगर 4 लाख देता तो मैं कहता कि बिग अमाउंट। अगर इंडिविजुअल 100 रुपए दे रहा है और 100 रुपए को इकट्ठा करके 4 लाख हुआ है, तो हमें याद रखना कि ये हम बिग अमाउंट नहीं कह सकते। एक बात तो ये ठीक है। और इसी तरह से मैं ये कहूंगा कि मंदिरों में और मस्जिदों में जो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ही है मान लो, तो वहां पे जो चंदा इकट्ठा किया जाता है वो करोड़ों में, अरबों में पहुंच जाता है। तो अब उस सिचुएशन में पहुंचो आके कि वहां पे वो जो अरबों करोड़ों में जो पहुंच जाता है टोटल अमाउंट, है ना, टोटल अमाउंट की बात कर रहा हूं, तो वो हम बिग अमाउंट कहें कि स्मॉल अमाउंट कहें। तो बात ये समझो कि बिग अमाउंट स्मॉल अमाउंट में फिर से यहाँ पे वही क्लासिफिकेशन लगाना होगा कि वो अमाउंट एक व्यक्ति ने दिया है कि कई सारे जनताओं ने दिया है, कई सारे लोगों ने दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एक बंदे ने अगर कुछ अमाउंट दिया है और सब इकट्ठा करके इतना बनता है, करोड़ों अरबों का बनता है, तो हम उसको भी स्मॉल अमाउंट कहेंगे, तो बिग अमाउंट नहीं कह सकते। ठीक है, तो आओ इसको हम ट्रीट करते हैं और ज्यादा क्या बात करें इस पे। तो यहाँ पे जो भी सब्सक्रिप्शन आएगा वो क्या होगा, हमारा इनकम होगा, रेवेन्यू रिसीट्स होगा। तो सब्सक्रिप्शन कितना आया, हमारा इनकम कितना हुआ, रेवेन्यू है। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि इनकम एक्सपेंडिचर में कौन से अमाउंट जाते हैं, कौन से नेचर के जाते हैं। तो हमेशा याद रखना रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू पेमेंट, जो भी रेवेन्यू रिसीट्स होगा और जो भी रेवेन्यू पेमेंट होगा वो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ठीक है, मैंने ये भी लिखा है कि रेवेन्यू रिसीट्स जो होगा वो हमारे इनकम साइड आएगा और रेवेन्यू पेमेंट जो होगा हमारा एक्सपेंस साइड जाएगा। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड जाएगा। ठीक है, ये बात समझिए। अगर वो कैपिटल नेचर का होगा तो बैलेंस शीट में, अब कैपिटल नेचर का भी ये भी देखना, अगर कैपिटल रिसीट्स हुआ तो हमारे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट जाएगा, बैलेंस शीट में। अगर वो कैपिटल पेमेंट हुआ तो वो हमारा एसेट साइड जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है और मैं समझाते भी जाऊंगा, इस चीज को हमें रखना है दिमाग में। तो सब्सक्रिप्शन हमारा पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे अब ये यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन बना लिया। एक काम करते हैं, यहाँ तो जगह खत्म, तो एक काम करते हैं यहीं पे हम बैलेंस शीट को भी बना लेते हैं। यहीं पे बैलेंस शीट को भी बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट हमारा किस तरह का होगा वो देखते हैं। तो बैलेंस शीट बना देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट एज ऑन, पूरा लिखेंगे, एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है, तो अब यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, उसके बाद डोनेशन फॉर मैच फंड। देखो यहाँ पे क्या बोला है, डोनेशन फॉर मैच फंड। तो ये डोनेशन है स्पेसिफिक पर्पज के साथ, और जब भी स्पेसिफिक पर्पज के साथ आएगा तो हमें क्या करना होगा, हम इसको कैपिटल रिसीट्स मानेंगे। स्पेसिफिक पर्पज है तो हम यहाँ पे, और कैपिटल नीचे का है, कैपिटल रिसीट्स है, तो हम कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो यहां लिखेंगे डोनेशन
डोनेशन फॉर मैच फंड, कितने का? 2 लाख का। कितने का है? 2 लाख का है। 2 लाख का 3 लाख का? 3 लाख का है। तो माई मिस्टेक, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। 3 लाख, ये 3 लाख, ठीक है। इसके बाद एक एक चीज, और लगातार हम एक एक चीज को हर जगह ट्रीट करेंगे, कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। ये हो गया, ये हो गया। डोनेशन 1 लाख, ये सिर्फ डोनेशन है, और डोनेशन सिर्फ जो है अगर वो किसी नीचे का नहीं बता रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक पर्पस के साथ नहीं डोनेशन, तो हम बोलेंगे वो क्या है? इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, तो इनकम साइड भेजेंगे। डोनेशन, डोनेशन कितना है? अरे यहाँ तो हमने दोनों अमाउंट ही लिखा, तो ये 4 लाख का था सब्सक्रिप्शन अमाउंट, और डोनेशन है 1,20,000, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने। इसके बाद क्या है? लेगेसी, लेगेसी जो है ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये वसीयत होता है, और ये नॉन रिकरिंग है, बड़ा अमाउंट होता है, तो ये हमारा होगा कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। ये हमारा कैपिटल रिसीट्स हो गया। हम यहाँ पे कितना अमाउंट है इसका? 2 लाख, तो हमने 2 लाख लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम इस पे, सेल ऑफ स्क्रैप। मैंने अभी बताया था सेल ऑफ स्क्रैप हमारा क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट्स होता है इनको बेचने के बाद। सेल ऑफ स्क्रैप 20,000, कितना? 20,000। इसके बाद हमारे पास बैंक लोन, बताओ बैंक से लोन लेना, ये क्या है? बैंक से लोन लेना, बैंक से लोन लेना कैपिटल रिसीट से। क्या है ये? कैपिटल रिसीट से, है ना। पैसा तो आया है लेकिन ये इनकम नहीं हुआ। बैंक से लोन लेना इनकम थोड़ी होता है। तो ये बैंक लोन हमारा कैपिटल रिसीट से है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा? ये हमारा चला जाएगा इस तरह से यहाँ पे लायबिलिटी साइड में, या मैं ये कहूँ कि बैंक का लोन लायबिलिटी साइड जाएगा, और ये लायबिलिटी है। तो बैंक लोन कितना है? बैंक लोन ये है 5 लाख। कितना है? 5 लाख। ठीक। इसके बाद हम पहुंचते हैं पेमेंट साइड। तो रेंट है, रेंट एक बार नहीं दिया जाएगा साल में, रिकरिंग एक्सपेंस है। मान लो ये रिकरिंग पेमेंट हो रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे टू रेंट, ठीक है। और कितना है रेंट? यहाँ पे रेंट जो है वो है 40,000। कितना है? 40,000। इसके बाद सैलरी है ना, एक्सपेंस समझ रहे हो ना। सैलरी क्यों एक्सपेंस माना जा रहा है? रेंट, क्योंकि ये साल में कई बार किया जाता है, और ये रिवेन्यू पेमेंट है, रिवेन्यू पेमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 30,000। सैलरी दिया, वेजेस 45,000, ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी। वेजेस 45,000, सेल ऑफ स्क्रैप, अरे नहीं ये क्या बोला मैंने, वो तो यहाँ आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैंने ये चीजें उतार के यहाँ पे लिख दिया, ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। अब मशीन को परचेज करना। अब मशीन को समझो, क्या मशीन साल में कई बार खरीदी जाएगी? 12 बार खरीदी जाएगी? महीने महीने खरीदी जाएगी? ये एक बार खरीदी जाएगी, एक बार खरीदी जाएगी। इसका और अगर दूसरा देखे तरीके, दूसरा अगर विचार करें इस पे, तो ये मशीन जो है इन फ्यूचर हमें बेनिफिट देगा, और जो भी इन फ्यूचर बेनिफिट देगा, जो भी ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जो बिजनेस में होगा और फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और जो भी कैपिटल पेमेंट होगा, एक्सपेंडिचर होगा, वो हमारा एसेट्स हो जाता है। तो एसेट साइड लिखेंगे बिल्डिंग और मशीन को, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और, सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाते वक्त हमें याद रखना है कि
हमारे पास जो कैश है, जो कैश वो लिख लेते हैं, कैश था ना यहाँ पे, जो बैलेंस शीट हमने निकाला था, ये कैश ही तो है 9,25,000, तो कैश लिख लेते हैं सबसे पहले 9,25,000। इसके बाद हमें क्या करना है, मशीन और बिल्डिंग। मशीन कितने का है, तो मशीन हमारे पास, मशीन 2 लाख का, और बिल्डिंग 3 लाख का। ठीक है, ये हो गया। अब सारी चीजें हो गई यहाँ पे, मशीन बिल्डिंग सब कुछ होगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो अब हमें देखना है कि इसमें टोटल अमाउंट कितना आया। तो हमने इतना एक्सपेंस कर दिया, इतना हमारा एक्चुअल एक्सपेंस है, उतना इनकम है। तो देख लेते हैं कितना हो गया यहाँ पे, टोटल देखा जाए तो ये हो गया हमारे पास 5,20,000, 5,40,000। इसमें से इस साल में 5,40,000 में फर्म ने इस तरह का एक्सपेंस किया है 40,000, 5,40,000 में से 40,000 तो सैलरी दे दिया, 70 ही हो गया, 70 और अच्छा पहले माइनस कर 70,000, फिर माइनस 45,000, तो 4,25,000 अभी भी फर्म के पास प्रॉफिट है। और यहाँ पे रुकेंगे, प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे फर्म का या हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को हम प्रॉफिट ना कह के उसको एक नया नाम देते, बोलते सरप्लस। क्या बोलेंगे, सरप्लस। तो ये सरप्लस है, यहाँ पे है प्रॉफिट लेकिन हम इसको प्रॉफिट के नाम से नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सरप्लस। तो अब बैलेंस शीट को ही पूरा करते हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट देखते हैं क्या है पूरा करने के लिए। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जैसे हम फाइनल अकाउंट में कैपिटल पे ऑनर के कैपिटल को हम बोलते थे कैपिटल, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल को हम बोलते हैं कैपिटल फंड। क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड। तो ये बिजनेस का स्टार्टिंग है या हम बोले ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टिंग है। तो इस साल यहाँ पे कैपिटल फंड में कुछ भी नहीं है ना, कोई भी हमने अमाउंट से कुछ भी अमाउंट से हमने स्टार्ट नहीं किया। तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल फंड जो है नील, और इसी में ऐड कर देते सरप्लस, और सरप्लस हमारा कितना आया है 4,25,000। कितना, 4,25,000। तो ये हुआ 4,25,000 यहाँ पे, और हमने इसे ऐड करा, पूरा खत्म किया। अब देखते हैं क्या हमारा बैलेंस शीट मैच करता है कि नहीं। और ये इस साइड आया 14,25,000। क्या इस साइड भी 14,25,000 आएगा? 9 2 11, 11 3 14 और 25, बिल्कुल ठीक। और आना ही था, इसमें आना इसी था क्योंकि अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम पे करते हैं। ठीक है, तो जो चीज हमने रिकॉर्ड किया दोनों साइड रिकॉर्ड किया, और ये पक्का है कि जब दोनों साइड हमने सारी चीजें रिकॉर्ड की है तो हमारा बैलेंस शीट सब कुछ मैच करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह का हुआ। अब हम एक क्वेश्चन को और लेते हैं, बैलेंस शीट बना लिया हमने। अब जब कुछ एडजस्टमेंट हो तो हम किस तरह से करते हैं, तो अब टॉपिक का नाम डालेंगे, कुछ अलग करते हैं इस क्वेश्चन में। तो मैंने आपको समझा दिया कि रिसीट्स पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनाते हैं, और ये हमारा जो फाइनल अकाउंट जैसा ही है, बस कुछ नए आइटम ऐड हो जाते हैं और कुछ नए ट्रीटमेंट ऐड हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे के कुछ क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कुछ एडजस्टमेंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं कुछ एडजस्टमेंट जो है मैं वो कुछ केसेस में कराऊंगा। तो केसेस 1 2 3 कुछ 3 केसेस बनाकर इसमें आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हमें कुछ एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे ट्रीटमेंट
लिखेंगे टॉपिक का नाम ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट related to specific फंड। अगर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फंड हो तो हम उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, कैसे उसकी काउंटिंग करते हैं, ये चीजें हमें समझना है। तो लिखेंगे केस नंबर वन, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट जो हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का दिया हुआ है वो लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला बनाएंगे और हम बना रहे हैं केस नंबर 1 में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2019, ठीक है। अगर मैं 19 की बात करूँ तो ये समझ लेना कि 31 दिसंबर 2019 है, ठीक है। और मेरा कोई भी काउंटिंग ईयर जो होगा वो 31 दिसंबर को ही खत्म होगा। अभी ये हमें लेके चलना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ और बिजनेस में सबसे पहला जो है सब्सक्रिप्शन हम लेंगे अपने मेंबर से। तो सब्सक्रिप्शन जो मिला ऑर्गेनाइजेशन को वो मिल गया है 5 लाख का। कितने का? 5 लाख का। और फिर हम देख रहे हैं कि सेल किया हमारे पास, लास्ट में हमारे पास कुछ कबाड़ पड़ा था। सेल ऑफ स्क्रैप सेल ऑफ स्क्रैप जो किया हमने, स्पेलिंग गलत है, स्क्रैप वो हमने कर दिया है 40,000 का, ठीक है। और ये क्या चीज मैं इस साइड लिख रहा हूँ, तो इस साइड में लिखता हूँ रिसीट्स को। जितने भी हमारे पास कैश रिसीव हो रहे हैं वो मैं यहाँ, और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, तो पेमेंट लिखा जाता है। उसके बाद देखा जाए तो हमने रिसीव किया अलग सी कितने का, 3 लाख। ये हमने अमाउंट 3 लाख का किया है। फिर हमने मैच के लिए डोनेशन रिसीव किया है, डोनेशन फॉर मैच फंड 1 लाख का, ठीक है। इसके बाद हमने पेमेंट किया है, रेंट दिया हमने बिल्डिंग का 30,000, और मैच कराने पे एक्सपेंस किया है, मैच एक्सपेंस कितना, 40,000। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे थे, उनको सैलरी दिया है 50,000। इसके बाद हमने बिल्डिंग खरीद लिया है ना, उसके लिए पेमेंट कर दिया 2 लाख। और इन सब के बाद हमारे पास अब देखते हैं कितना पैसा आया। तो 5 लाख आया सब्सक्रिप्शन, 40,000 हमने कबाड़ बेच दिया, 3 लाख की वसीयत लेगसी, और 1 लाख हमने मैच फंड के नाम से रिसीव किया। तो टोटल हमारे पास 9,40,000 रुपये आया। अब देख लेते हैं कि 9,40,000 में हमने क्या किया है। 9,40,000 में हमने 30,000 हमने रेंट पे किया, मैच एक्सपेंस मैच करा के एक्सपेंस जो हुआ 40,000 किया, 50,000 हमने सैलरी दिया, और 2 लाख का हमने बिल्डिंग
परचेज किया। अभी भी हमारे पास बैलेंस CD जो है 6,20,000 अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है, और ये किसको डिनोट कर रहा है? कैश पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, कैश नहीं लिखना है, बैलेंस CD लिखा आएगा पेपर में। तो ये सारी चीजें हमारे पास इस तरह से थी। अब हमें करना क्या है वो समझेंगे। हमें बनाना है प्रिपेयर, ये क्वेश्चन ही था, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमें बैलेंस शीट बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ये सारी चीजें हमें कर दी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेट खींचेंगे सबसे पहले, और फॉर्मेट ज्यादा बड़ा नहीं खींचना, हमें 5 लाइन बहुत होगा, हाँ 5 लाइन का बस। ठीक है, तो फॉर्मेट हमें सारी चीजें दिखानी है, तो हम फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले। 5 लाइन होना चाहिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, मैक्सिमम 6 लाइन। तो हमने फॉर्मेट बनाना स्टार्ट कर दिया। एक चीज और मैं बताऊंगा यहाँ पे कि आपको इसमें अभी सॉल्यूशन नहीं करना है, पेन को रख दीजिए अलग। ठीक है, अभी बस देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं समझाते वक्त कुछ गलत करूंगा। ठीक है, और वो गलत आपको नहीं उतारना है, जब मैं बोलूंगा लिखो तो लिखना, अभी पेन से बस क्वेश्चन उतार लो, अब समझना है इसे। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 31 दिसंबर 2019। तो मैं वो नहीं लिख रहा। ठीक, तो यहाँ पे हमने बना लिया। इसके बाद हमें यहाँ बनाएंगे हम बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में लिख लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। एक बात और बता दूं यहाँ पे ग्रेजुएशन के बच्चे के लिए, कि उनके दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर ये बैलेंस शीट तो अब फॉर्मेट चेंज हो गया, और 2013 का जो बैलेंस शीट है कंपनी का वो तो अलग है, तो आप ये क्यों बता रहे हैं? तो एक बात बता दूं यहाँ पे कि बैलेंस शीट जो कंपनी का है वो चेंज हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन का जो है एनपीओ का जो है बैलेंस शीट बिल्कुल सेम है, तो ये यहाँ पे लागू नहीं होगा। जो हमारे पास आया है सेक्शन 129 है ना, यही है। तो इस सेक्शन में जो बैलेंस शीट है उसको बनाने का तरीका अलग है, तो वो यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, वो कंपनी में होता है। तो इस चीज का ध्यान रखें, कंपनी वाला बैलेंस शीट यहाँ नहीं बनाना है। तो ये हुआ। अब हम एक एक चीज को करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको पेन का यूज नहीं करना है, बस मेरे साथ जो है समझना है। ठीक है, तो पहले सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू रिसिप्ट है, और रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा कहाँ जाएगा? तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा? इनकम साइड में लिख लेता हूँ इनकम, और ये हमारा क्या होगा? एक्सपेंस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूं मैं इसे। यहाँ पे लिखूं बाय सब्सक्रिप्शन, कितना है? सब्सक्रिप्शन है 5 लाख का। कितना है? 5 लाख का। ठीक है, इसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप ये भी हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट है, लिखेंगे बाय
सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक। तो सेल ऑफ स्क्रैप की बात हो गई तो कितना 40,000 है अमाउंट, ठीक है। इसके बाद लेगेसी जो हमारे पास है, और ये हमारे पास कैपिटल रिसीट्स है, तो हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कितने का है लेगेसी, ये है 3 लाख का, ठीक है, यह है 3 लाख का, ठीक। इसके बाद डोनेशन फॉर मैच फंड, ये भी हमारे पास एक पर्पज के साथ आया है, और डोनेशन है स्पेसिफिक पर्पज जब भी आएगा तो डोनेशन फॉर मैच फंड यहाँ पे लिखेंगे। डोनेशन फॉर मैच फंड, मैच फंड फंड, ठीक। कितना है ये आपको नहीं उतारना है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ गलत करूंगा और उस समय आपको नहीं उतारना है कि आप गलत उतार लें। तो कितना है वो 1 लाख है, कितना है 1 लाख है, ठीक है। तो 1 लाख है अमाउंट। फिर रेंट है, मैच एक्सपेंस है, तो यहाँ पे रेंट की बात करें तो वो एक्सपेंस लिखेंगे टू रेंट, और रेंट कितना है तो वो है 30,000, रेंट है 30,000। इसके बाद सैलरी कितनी है, इसके बाद देख लेते हैं, रेंट के बाद है मैच एक्सपेंस, क्या है मैच एक्सपेंस, तो मैच एक्सपेंस देख लेते हैं कितना है, लिखेंगे एक्सपेंस है ना, मैच का एक्सपेंस, ये भी तो एक्सपेंस, मैच एक्सपेंस, यहाँ पे हमने लिख लिया मैच एक्सपेंस 40,000, ठीक है। उसके बाद क्या है सैलरी है, सैलरी जो है वो है कितना 50,000, वो है 50,000, तो ये हो गया। अब देखते हैं कितना इनकम हुआ और कितना एक्सपेंस कर दिया, तो हमारे पास कुछ सरप्लस है कि लॉस है, ठीक है। तो 5 लाख, और ये तो बिल्कुल हमारे पास सरप्लस आ रहा है अमाउंट, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट में यहाँ पे कहूँगा तो 5,40,000, $5,40,000। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने 5,40,000, और 5,40,000 में से जो हमारा एक्सपेंस हो गया वो हुआ 30,000, 40,000 और 50,000, ठीक है। तो 4,20,000 हमारे पास बचता है, तो ये क्या कहलाएगा सरप्लस, सरप्लस कितना 4,20,000, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, अच्छा ये एक चीज और, सैलरी हो गया था, मैच फंड हो, मैच एक्सपेंस हो गया था, बिल्डिंग हमने नहीं रिकॉर्ड किया था, वो बिल्डिंग भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, और बिल्डिंग यहाँ पे आएगा। उससे पहले कि बिल्डिंग आए हम कैश के बारे में भी लिख देंगे कि कैश कितना है, कैश लिख लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश, और कैश कितना बचा था, कैश हमारे पास जो बचा था वो बचा था 6,20,000, तो कैश हमारे पास है 6,20,000, 6,20,000 हमने यहाँ पे लिख लिया। और बिल्डिंग जो परचेज किया था वो हम यहाँ पे लिखते हैं बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमारे पास आ गया है, कैश आ गया है, बिल्डिंग हमारे पास है 2 लाख का, ठीक है। और यहाँ पे अब सारी चीजें हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल को अब हम कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं, तो अभी हमारा स्टार्टिंग है बिजनेस का, तो हमारे पास फंड में कुछ नहीं है, नील है, ठीक है। तो सरप्लस
देखते हैं सरप्लस कितना हुआ। तो सरप्लस हमारे पास 4,20,000 कितना है, 4,20,000। तो अब हम चेक करते हैं क्या हमारा बैलेंस शीट मैच हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे 8,20,000 है और यहाँ पे भी 4 और ये भी हो जाए 4 और 4 4 8,20,000। ये क्या बैलेंस शीट हमारा मैच हुआ। अब मैं बात करूंगा आपसे, ठीक, क्या ये हमारा करने का जो तरीका वो ठीक है? क्या बैलेंस शीट मैच करा? बैलेंस शीट मैच करा। क्या हमारा सरप्लस ठीक है? सरप्लस का पता नहीं, बैलेंस शीट तो मैच कर गया। ठीक है, अब मैं आपको जो एडजस्टमेंट बताने जा रहा था वो ये अभी तक जितना भी किया सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो अकाउंटिंग है वो गलत है। अकाउंटिंग जो है गलत है। अकाउंटिंग गलत क्यों है? अकाउंटिंग इज ए आर्ट। मैं बार बार कहता हूं, आर्ट हमें ये कहता है कि यहाँ पर आपने मैच फंड के नाम से आपने क्या किया, मैच फंड के नाम से आपने 1,00,000 रुपए रिसीव किया। ठीक है, आपने यहाँ पे बैलेंस शीट में 1,00,000 रुपए दिखाया, ठीक, लेकिन अगर आपने इसी फंड के लिए, मैच फंड के लिए आपने फंड इकट्ठा कर रखा है, तो आपने उस काम के लिए अगर एक्सपेंस किया है तो आपको उसी एक्सपेंस में से माइनस करना चाहिए था, उसी फंड में से माइनस करना चाहिए था जिसके लिए आपने लिया है। तो आपने तो नहीं दिखाया। तो अगर आप यहाँ पे कभी नहीं दिखाएंगे तो ये तो कभी भी हमारा मैच फंड कम ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज गलत है और यही चीज मैं आपको बता रहा था कि क्या मैं गलत करूंगा और आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे मुझे जो प्रॉपर अकाउंटिंग है वो समझाना है, जो चीज है वो मैं आपको समझा दूं। तो यहाँ पे जो मैच एक्सपेंस हुआ है, अगर इसके नाम से, अगर हमारे पास इसके नाम से कोई भी फंड है, कोई भी फंड है, तो हमें यहाँ पे इसको नहीं लिखना है। मुझे यहाँ पे एक्सपेंस में हमें नहीं दिखाना होगा 40,000 को। जब मैं एक्सपेंस में 40,000 नहीं दिखाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ जाएगा कितना, ये बढ़ जाएगा हमारे पास कितने से, 20 था, अब 60 हो जाएगा। तो हमारा सरप्लस कितना हो गया, 60। अब मुझे यही चीज, अगर हमारे पास, अब यहाँ पे एक चीज और देखना कि अगर हमारे पास डोनेशन जो मैच फंड के नाम से है, अगर वो है तो ये इनर कॉलम में आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, एक काम करता हूँ मैं इसे भी मिटा देता हूँ, मैच फंड 1,00,000 फॉर मैच फंड, एफ फंड लिख देता हूँ, एम फंड 1,00,000, और जो भी इस पे इसी फंड में जो भी हमने एक्सपेंस किया फॉर मैच के लिए, तो मैच एक्सपेंस भी यहीं से माइनस करेंगे, है कि नहीं। तो 40,000 जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000 और 60,000 यहाँ पे आएगा। अब हमारे पास सरप्लस, ये सरप्लस कितना है, ये सरप्लस हमारे पास है 60,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी 60,000 करेंगे और ये चीजें 60,000 हो गया। अब देखो क्या हमारा बैलेंस शीट अब मैच हो रहा है, क्या हमारा बैलेंस शीट अब मैच हो रहा है, तो देखते हैं। ये हो गया 4 4 8, बिल्कुल। अब हमारा बैलेंस शीट अब भी मैच कर रहा है और ये हुआ प्रॉपर अकाउंटिंग। तो मैंने आपको क्या सिखाया यहाँ पे कि अगर जब हमारे किसी फंड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो रहा है तो उसको उसी फंड से हमें लेस करके उस एक्सपेंस को उसी फंड में से ही लेस करके दिखाना होगा। तो मैंने आपको ये चीज सिखाया और इसको उतार लो। ठीक, अब उतार सकते हैं इसे, पॉज करके उतार लो अब। ठीक, इसे उतार लो और इसके बैलेंस शीट पे उतार लो। अब मैं इसी तरह से एक केस और लूंगा, केस नंबर 2, और इसमें और कुछ एडजस्टमेंट करके आपको दिखाऊंगा। तो आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 कर रहे हैं, लिखेंगे केस नंबर 2,
स्टार्ट करते हैं। केस नंबर सेकंड क्या है, तो हम सबसे पहले बनाएंगे फिर से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये रहा हमारे पास रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। लिखेंगे रिसिप्ट्स, साथ साथ लिखेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे फिर से। अकाउंट फॉर 2019, ठीक। और मैं हमेशा कह रहा हूँ, जब भी मैं ये कह रहा 31 दिसंबर को हम ये अकाउंटिंग पीरियड खत्म करते हैं। और ये हो गया हमारा रिसिप्ट साइड, और ये हो गया हमारा पेमेंट साइड, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। तो ये बात हो गई। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। चलो प्रॉपर हम तरीके से बना देते हैं इसको पहले। तो ये हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहले रिसीट किया हमने सब्सक्रिप्शन 6 लाख का। हमने मेंबर से सब्सक्रिप्शन रिसीव किया 6 लाख का। डोनेशन फॉर मैच फंड, डोनेशन फॉर मैच फंड, डोनेशन फॉर मैच फंड 1 लाख। उसके बाद एक और रिसिप्ट किया डोनेशन फॉर प्राइज फंड, है ना। बहुत सारे ऐसे काम कराते हैं जिसमें इनाम बांटना होता है एनजीओ को, ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहां पे कुछ प्राइज फंड भी कलेक्ट किए जाते हैं। तो वो करा है 1.5 लाख का, ठीक है। इसके बाद रेंट पेमेंट किया है 30,000 का। इसके बाद कुछ सैलरी की पेमेंट हुई है 50,000 का। इसके बाद कुछ मैच कराने पे एक्सपेंस भी करा है, एक्सपेंसेस मान लो 60,000 का एक्सपेंस किया है। प्राइज अवार्ड किया, प्राइज लोगों को बंटवाया है, ठीक है। बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्राइज बांटा गया है। प्राइज अवार्डेड 1,70,000, 1,70,000। अब एक चीज और समझना, मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ कि आगे दिक्कत ना हो। यहाँ पे प्राइज में डोनेशन, तो प्राइज फंड में डोनेशन कितना आया, 1.5 लाख आया। और यहाँ पे जो प्राइज अवार्डेड, इनाम बांटा, कितने का गया, 1,70,000 का खर्चा आया, पेमेंट आया। तो इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसको मुझे यहाँ पे समझाना है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखवा दूं आपको पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे इतना तो हमने रिसीव किया, और ये टोटल हमने रिसीव कर लिया है 8,50,000। और हम इस टोटल में से ये देख लेते हैं कि 8,50,000 में से कितना हमने पेमेंट कर लिया। तो हमने पेमेंट कर लिया 30,000 का पेमेंट फॉर रेंट, 50,000 का पेमेंट कर दिया फॉर सैलरी, मैच एक्सपेंस जो करा उसका पेमेंट हुआ है 60,000, और प्राइज अवॉर्डेड करा, जो प्राइज बंटवाया। तो इन सबको बांटने के बाद हमारे पास जो कैश बचा है, जिसे हम बैलेंस शीट कहेंगे, वो 5,40,000 का कैश बचा है, ठीक है। मैं बार बार कहूंगा कि ये कैश है जो हमें बताता है कि फर्म में कितना कैश है। फिर वही बात हमें प्रिपेयर करना होगा प्रॉफिट लॉस, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट लॉस इसलिए बार बार मुंह पे आता है क्योंकि इससे पहले वाला चैप्टर हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था।
ठीक है, तो इसलिए तो अब हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाना है हमें? इनकम, इसको अलग कलर से लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर ended 31 दिसंबर 2019। ठीक है, पूरा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम कितने लाइन का बनाएंगे? तो मैक्सिमम 6 लाइन का बनाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया। बैलेंस शीट भी उसको 8 लाइन का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। ये बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो ये हो गया, 19 का है ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस साइड क्या लिखते हैं हम? इनकम लिखते हैं। इस साइड क्या लिखते हैं हम? एक्सपेंस लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करें। सब्सक्रिप्शन में कितना अमाउंट है? तो अमाउंट है सब्सक्रिप्शन में 6 लाख। ठीक, इसके बाद यहाँ पे डोनेशन फॉर मैच फंड, तो बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड, डोनेशन फॉर मैच फंड कितना है? तो डोनेशन जो मैच फंड का है वो 1 लाख। कितना है? 1 लाख। साथ में हम ये भी देख लेते हैं, क्या मैच फंड के लिए कोई एक्सपेंस किया है? तो एक्सपेंस किया है कितना? 60,000 का। तो मैं इसको यहीं पे ट्रीट कर लेता हूँ, लेस कर लेंगे मैच एक्सपेंस कितना? 60,000। तो 60,000 जो है हमने क्या करा? माइनस कर दिया। तो अब हमारे फंड में जो है वो 40,000 किसके नाम से? मैच के नाम से है। डोनेशन जो है मैच के नाम से जो है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं क्या है, डोनेशन फॉर प्राइज फंड। तो ये भी कैपिटल रिसीट से लिख लेते हैं आप। डोनेशन फॉर प्राइज फंड, ओहो क्या लिख दिया, प्राइज फंड कितना है? तो ये जो है 1,50,000 है। 1,50,000 है। तो हम लिख लेते हैं 1,50,000, साथ साथ लिख सकते हैं क्योंकि अब ठीक करा रहा हूं मैं। तो अब एक चीज और देख लेते हैं, क्या इस फंड के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस किया गया है? तो हाँ, प्राइज फंड, प्राइज अवॉर्डेड इतना किया गया। अब देखो यहाँ पे फंड तो है 1,50,000 और प्राइज अवॉर्डेड कितना क्या है? 1,70,000। तो जितना फंड है ये एक्सेस है, फंड से ज्यादा है। तो जितना फंड है उतना तो पहले माइनस कर लेते हैं फंड से। ठीक है, तो लिख लेते हैं प्राइज, राइटिंग खराब हो रही, रुको 1 मिनट, प्राइज अवॉर्डेड
कितना, पूरा 1.5 लाख निकाल लो। तो इसमें से पूरा 1.5 लाख अगर माइनस कर लिया जाए, ब्रैकेट मतलब माइनस, तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, फंड में अब कुछ नहीं है। अब जो एक्सेस मनी है वो हम क्या बोलेंगे, वो हमारा एक्सपेंस होगा, वो क्या होगा, हमारा एक्सपेंस होगा। तो लिखेंगे टू प्राइस अवॉर्डेड कितना, तो 1,70,000। इसे याद कर रखने के लिए आपको मैं यहाँ पे नोट में दिखा भी देता हूँ इस तरह से। 1,70,000 का एक्सपेंस क्या, उसमें से इतना हमने, ये अमाउंट जो है हमने फंड से दे दिया, तो 20,000 हमें एक्सपेंस के रूप में लेना होगा, एक्सपेंस मानना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 20,000 हमारे पास एज ए एक्सपेंस लेके चलेगी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद रेंट है, रेंट 30,000 सैलरी, ठीक है, रेंट देते हैं, रेंट 30,000 लिख लेते हैं एक्सपेंस में, टू रेंट। तो रेंट कितना है, 30,000, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये चीज़ तो नॉर्मल है। इसके बाद हम ले लेते हैं सैलरी को, सैलरी कितना है, ये है 50,000। और सरप्लस, अब देख लेते हैं क्या सरप्लस है कि लॉस आ रहा है, डिफिशिएंसी आ रही है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 6 लाख, देखो सरप्लस ही आएगा क्योंकि 6 लाख है हमारे पास, टोटल इनकम 6 लाख है, टोटल इनकम 6 लाख, उसमें से हमारा एक्सपेंस हुआ है पहले तो 20,000, फिर 30,000, फिर हुआ है 50,000। तो हमारे पास जो बचता है सरप्लस वो है कितना, 5 लाख, कितना है, 5 लाख। तो ये टोटल अमाउंट हमारे पास आ गया 6 लाख का, ठीक है। तो 6 लाख में से हमने इतना एक्सपेंस कर लिया, ये हमारा सरप्लस हुआ। अब हम बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट को कंप्लीट करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे कैश अमाउंट जो होता है ये हमेशा यहाँ लिखा जाएगा। और कैश अमाउंट कितना है, तो कैश अमाउंट हमारा है 5,40,000। कितना है, 5,40,000, लिखेंगे 5,40,000, ठीक है। इसके बाद हमारे फर्म का, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का ओपनिंग या हम बोले कैपिटल नहीं है, शुरुआत किया अभी हमने, साल का पहला ही साल है ये, ठीक है। तो कैपिटल फंड नहीं है कुछ, यहाँ पे ऐड किया जाएगा सरप्लस। सरप्लस कितना था, सरप्लस था 5 लाख, तो 5 लाख ऐड करेंगे और देखते हैं क्या हमारा, ओहो क्या कर दिया मैंने, ये 5 लाख क्या हमारा बैलेंस शीट मैच कर रहा है, ये हो गया 5,40,000 और ये भी हो गया 5,40,000। तो ये हुआ हमारा प्रॉपर अकाउंटिंग और हमारा बैलेंस शीट भी मैच कर गया। और क्यों नहीं करता, क्योंकि हमने डबल एंट्री सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम हर जगह अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में दो एक्सपेक्ट होते हैं, हम दोनों एक्सपेक्ट पे काम करते हैं, तो हमारा बैलेंस शीट हमारा हमेशा मैच करेगा, ठीक है। तो आते हैं एक लास्ट केस पे, और लास्ट केस को समझ के इसको यहीं पे विराम देंगे, इसको खत्म करेंगे लेक्चर को। तो अब लास्ट केस लिखते हैं, साथ साथ लिखना है। और यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज को मैं समझाऊंगा आपको, तो लिखें लास्ट केस। तो लास्ट केस जो है मैं इस जगह पे ना लिख के मैं इस साइड लिखता हूँ, आपको केस नंबर 3 बताऊंगा, केस नंबर 3। तो लिखेंगे साथ साथ, फिर से हम बनाएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, केस नंबर 3 चल रहा है हमारा, और हम बनाएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट।
तो लिखेंगे रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर, पूरा ना लिख के मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ 2019। ठीक है, तो क्या हुआ, इस साइड हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिट्स को और इस साइड करते हैं हम पेमेंट को, है कि नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 8 लाख का। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने डोनेशन फॉर मैच के लिए, ठीक है, ज्यादा नहीं, इसमें अगर मैं आपको बोलूं तो 4 लाइन 5 लाइन बहुत है, ठीक है, 5 लाइन का खींचना था। और डोनेशन, यहाँ पे एक नई चीज मैं जोड़ देता हूँ, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक, बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन रिसीव किया है 7 लाख का, कितने का, 7 लाख का, ठीक है। उसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्सपेंस, कुछ पेमेंट भी किया गया कैश में, मैच एक्सपेंस किया गया है 40,000 का, और रेंट पे किया है, पेड किया 30,000 का, रेंट पेमेंट हुआ है 30,000 का। इसके बाद जो बिल्डिंग जो हमने परचेज कर लिया है वो 40,000 का, ठीक है। तो डोनेशन बिल्डिंग पे इतना पेमेंट कर दिया है, मतलब परचेज का मतलब ये है, परचेज मान लो, या हम बिल्डिंग पे इतना बिल्डिंग पे जो खर्चा किया वो 4 लाख का खर्चा हमने कर दिया बिल्डिंग के नाम पे, ठीक है। अब देखते हैं कि टोटल हमने कितना रिसीव किया था और कितना हमने पेमेंट कर दिया, क्या हमारे पास कुछ कैश है हाथ में कि नहीं है, ये चेक कर लेते। 8 लाख, 2 लाख और फिर 7 लाख, तो हमारे पास टोटल जो है 17 लाख का हमने रिसीव किया था। 17 लाख में से कितना पेमेंट कर दिया वो देख लेते हैं बाय बैलेंस CD। तो देख लेते हैं, एक तो 40,000, 30, 4,70,000 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया, 12,30,000, 12,30,000 जो है अभी भी हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, ठीक। तो मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, फिर आपको कुछ समझाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो समझना क्या है, यहाँ पे हमें बनाना है पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सॉल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर 2019, ठीक है। तो ये बनाएंगे, ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन में बनेगा बस, तो ये बहुत है इतना। इसके बाद हम बैलेंस शीट को बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो ये हमारा बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट तैयार हुआ। तो ये हो गया।
ठीक, तो हमने तैयार कर लिया फॉर्मेट। अब देखने वाली बात है कि सब्सक्रिप्शन इनकम में आएगा। इनकम साइड में हम लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन को। सब्सक्रिप्शन कितना, तो 8 लाख सब्सक्रिप्शन 8 लाख रिसीव किया है। डोनेशन फॉर मैच कैपिटल सीट से, डोनेशन फॉर मैच फंड, क्या कोई मैच एक्सपेंस भी है, तो मैच एक्सपेंस है। तो कितने डोनेशन मैच के लिए, 2 लाख, कितना है 2 लाख। तो हम इसमें से मैच के एक्सपेंस को, तो 2 लाख में से हम क्या माइनस करेंगे, मैच एक्सपेंस कितने का है, मैच एक्सपेंस 40,000 का। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 40,000 का। ठीक, 40,000 को माइनस किया 1,60,000। इसके बाद क्या है, हमने ये ट्रेड कर लिया। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन, अब यहाँ पे ना आपको रुक जाना है और सोचना है, सोचना नहीं है, सुनना है पहले, सोचना बाद में, पहले सुनो। यहाँ पे रुकना है आपको, यहाँ से कुछ नहीं लिखना, और जब मैं बोलूंगा लिखने के लिए जब लिखना। तो डोनेशन फॉर क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग यहां से लिखना नहीं है आपको, मैं बार बार कह रहा हूं, तो लिखना नहीं है बिल्कुल भी। कितना, 7 लाख है, कितना है 7 लाख है। ठीक है, इसके बाद क्या है, रेंट है, बिल्डिंग है। ठीक, तो रेंट हम कहाँ लिख लेंगे, एक्सपेंस में, टू रेंट, और रेंट कितना है 30,000। इसके बाद यहाँ पे हम टोटल करेंगे, है ना, रेंट है और क्या है, रेंट के बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग रेंट का बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारे पास यहाँ आएगा, बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने का, 4 लाख का। यहाँ पे कैश की बात कर लेंगे, कैश जो हमारे पास, इसके बाद कैश है, तो 12,30,000, कितना है 12,30,000। तो लिख लेते हैं 12,30,000। अब देखो यहाँ पे सोचना और समझना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको गौर से समझो पहले। ठीक, इसे गौर से समझना है। पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ सरप्लस निकाल लेता हूँ। सरप्लस कितना हुआ, सरप्लस हमारे पास ये अगर देखा जाए तो 7,70,000 होगा। ठीक है, 7,70,000। अब एक चीज देखो, आपने बोला कि दिमाग में ये बात आ सकती है, सर आपने यहाँ पे ये चीज बिल्डिंग पे, अगर आपने बिल्डिंग पे पेमेंट किया तो बिल्डिंग पे आपके पास तो डोनेशन है, आपके पास तो डोनेशन है, तो आपने क्यों नहीं ये चीज जो है बिल्डिंग पे, जो आपने बिल्डिंग ही परचेज किया है, एक्सपेंस किया, कुछ भी क्या हो, तो बिल्डिंग का डोनेशन है, तो 7 लाख में से आपको यहाँ पे 7 लाख लिख के आपको 4 लाख यहाँ लिख देना चाहिए। ठीक है, और आपकी बात बिल्कुल ठीक भी है, आपकी बात बिल्कुल ठीक भी है। बिल्डिंग यहाँ ना लिख के, जब हमने बिल्डिंग के नाम पे डोनेशन ही लिया है, तो बिल्डिंग हमारे पास यहाँ ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लाख होगा। ठीक है, और हमारा जो है कैपिटल जो है वो फंड 0 है अभी, क्योंकि हमारा तो बिजनेस का स्टार्टिंग ही है ना, बिजनेस का स्टार्टिंग बोले, ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टिंग, तो ये नील है। इसमें आप सरप्लस को आप जोड़ लेंगे, सरप्लस और नील है ये, सरप्लस हमारा कितना 7,30,000, 70,000, और इसको आप दिखाएं और इसको पूरा करें, तो देखते हैं अमाउंट कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ 7,70,000। ठीक है, मेरी बात सुनते जाओ, अभी कुछ नहीं उतारना है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7,70,000
प्लस 3 लाख 1,60,000, तो टोटल 12,30,000 आएगा। यहाँ पे 12,30,000 और यहाँ पे भी 12,30,000। सर आपने तो आंसर बिल्कुल ही ठीक कर दिया। तो मैं बोलूंगा बच्चों ये आंसर तो ठीक है, बैलेंस शीट मैच कर गया, ठीक है, और हमेशा करेगा। लेकिन क्या मैं अगर पूछूं क्या हमने अकाउंटिंग ठीक किया है, तो अकाउंटिंग जो हमारा वो गलत है, अकाउंटिंग गलत है, इसलिए आपको मैंने कहा था कि नहीं उतारना। अगर आपने उतारा है तो आपने फिर आप मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो जो मेरी बात नहीं सुनता उसके साथ जो होता है वो का जिम्मेवार खुद है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, पहले फिर से सुनेंगे कि मुझे ये बताओ यहां पर जो हमने किया वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। हमेशा याद रखना कि कोई चीज भी अगर हमें यहाँ माइनस, अकाउंटिंग ये कहता है कि जो चीज हम यहाँ पे माइनस करके नहीं दिखा सकते हम उसको यहाँ पे लिखेंगे, है ना। जो चीज मैं बिल्डिंग को यहाँ पे डोनेशन में से बिल्डिंग एसेट्स है, हम इसमें से यहाँ माइनस नहीं कर सकते, तो मुझे क्या करना होगा, बिल्डिंग को यहाँ लिखना होगा, बिल्डिंग को यहाँ लिखना होगा, ठीक है। बिल्डिंग एक एसेट्स है और लिखने का लिख भी सकते हैं, और रीजन क्या लिख सकते हैं, अगर बिल्डिंग को यहाँ माइनस कर देंगे तो प्रॉपर ये दिखाना भी नहीं हुआ कि बिल्डिंग हमारे पास एक एसेट क्रिएट हो गया। तो बिल्डिंग तो अब हमारे पास रहेगा ना, अगले साल भी रहेगा, उससे नेक्स्ट ईयर भी रहेगा, तो बिल्डिंग हमारे पास क्रिएट हो गया 4 लाख का। तो सर आपने अगर बिल्डिंग को यहाँ लिख दिया तो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या दिखाएंगे, यहाँ पे ट्रीटमेंट आप क्या दिखाने वाले हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे तो डोनेशन 7 लाख का था, इसमें से आपको कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे बड़े गौर से समझना, मैं इसको और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अगर किसी एसेट्स के लिए बिल्डिंग, मान लो मेरे पास एक ना, यहाँ समझना मैं एक बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ और समझना, मान लो मैं एक मंदिर चलाता हूँ, मंदिर, ठीक है, मंदिर कैसे लिखते हैं, ऐसे मंदिर, ठीक है, ठीक से लिख देते हैं मंदिर। तो मंदिर जो है मैं उस मंदिर को रन करता हूँ, चलाता हूँ, ठीक है, और बहुत लोग आते हैं पूजा पाठ करने के। तो एक दिन आप आए और आपने देखा कि मंदिर की बिल्डिंग की हालत ना बहुत खराब है, ठीक है, और आपको ना तरस आ गया अपने सर पे कि सर यहाँ पूजा कराते हैं और ऐसी हालत, ठीक है, आपसे देखा नहीं गया, आपके आंखों में आंसू आ गए और आपको लाचारी देख के रोना आया, और आपने क्या किया, अपने जेब में से निकाला 5 लाख और आपने मुझे दे दिया, ठीक है, और आपने ये कहा विथ कंडीशन, मुझे ये कहा कि आपने सर इससे बिल्डिंग बनवाना, क्या करना, बिल्डिंग बनवाना। तो मतलब ठीक है, तो हुआ क्या, मेरे पास तो एक चीज समझना, मेरे पास क्या आया, कैश आया, और मैं क्या करूंगा, उस कैश को मैं रीजन से लिखूंगा कि ये जो कैश आया किस लिए आया, तो मुझे से लिखना होगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग। बात को समझना बड़े ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो आपने मुझे कैश दिया 5 लाख और मैंने लिख दिया डोनेशन फॉर बिल्डिंग, और लिख देते हैं पहले ठीक से बिल्डिंग, 5 लाख रुपए मैंने यहाँ लिख लिया। बैलेंस शीट मैच करेगा, बिल्कुल करेगा, मैंने दोनों एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड किया है, ठीक है। हुआ क्या, अब मैंने बिल्डिंग बनवाना स्टार्ट किया और बिल्डिंग मैंने बनवाया और बिल्डिंग बना के मैंने बिल्डिंग के नाम पे पेमेंट कर दिया। अब एक बात बताओ मुझे, क्या आप, मैंने ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड है मेरी, ठीक है, लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या आप कभी आकर मुझसे 5 लाख रुपए ले सकते हैं, क्या मेरे ऊपर ये लायबिलिटी है कि मुझे आपको पेमेंट करना है, नहीं ना, लायबिलिटी नहीं है, फिर भी हम कैपिटल रिसीट्स को लिखते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हर चीज जो लायबिलिटी साइड लिखी जा रही है वो लायबिलिटी नहीं होती, वो कैपिटल रिसीट्स है, और कैपिटल रिसीट्स को भी हम लायबिलिटी साइड ही लिखते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या हुआ, मैंने 3 लाख, समझना 3 लाख का पेमेंट करके मैंने बिल्डिंग को तैयार कर लिया। अभी मैंने बिल्डिंग को तैयार किया और यहीं से क्या होगा, 3 लाख कम हो जाएगा। 3 लाख क्या हो जाएगा, जब मैंने बिल्डिंग को पेमेंट में 3 लाख का पेमेंट कर दिया तो 3 लाख कम हो जाएगा।
तो अब मेरे पास जैसे ये कम हो जाएगा तो अब मेरे पास क्या बचेगा, अब मेरे पास कैश में जो बचने वाला अमाउंट होगा वो 2 लाख होगा, है कि नहीं, बात ठीक है कि नहीं, 2 लाख होगा। अभी अब डोनेशन आपने डोनेशन दिया था, उस डोनेशन में से मैं रिकॉर्ड किस तरह से करूंगा, अब मैं ये कहूंगा कि जो आप इसमें से 1 रुपए भी आके वापस ले नहीं सकते, है ना। तो अब मैं ये कहूंगा कि जो आपने पर्पज के लिए मुझे दिया था वो काम मैंने कर लिया है, तो मैं इसको अब ट्रांसफर कर दूंगा किस में, कैपिटल फंड में, किसमें ट्रांसफर कर दूंगा, कैपिटल। अब क्योंकि ये इस फर्म, इस ऑर्गेनाइजेशन का एज ए कैपिटल ट्रीट किया जाएगा। अब इस फर्म में जो 5 लाख है वो क्या है, वो कैपिटल है, और ये 5 लाख जो 5 लाख में सॉरी जितने का पर्पज हो गया, 3 लाख का पर्पज पूरा कर लिया, तो 3 लाख क्या ट्रांसफर किया जाए, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कहां ट्रांसफर किया, मतलब अगर देखो एक चीज और फिर से बताऊं, अगर आपने डोनेशन किसी एक्सपेंस के लिए किया दिया है, अगर आपने डोनेशन किसी एक्सपेंस के लिए दिया है तो वो एक्सपेंस होगा, फंड खत्म हो जाएगा, है ना। डोनेशन फॉर मैच फंड, मैच कराया, पैसा खत्म, ठीक है। अगर आपने किसी एसेट्स के लिए दिया है डोनेशन, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो एसेट जैसे ही आएगा उतने अमाउंट का ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल फंड में। तो अब मैं इतने अमाउंट को हम कहां भेजेंगे, इतना यहां माइनस करके 2 लाख बच गया। तो मैं ये कहूंगा कि अब डोनेशन फॉर बिल्डिंग के लिए, डोनेशन फॉर बिल्डिंग के लिए 2 लाख ही बचा हुआ फंड में, ठीक है। अब और यहां पे लिखा जाएगा, मान लो कैपिटल जो फंड है वो तो नील है, शुरुआती बिजनेस में नील है, और यहां पे एक ऐड होगा, क्या होगा, ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड। तो बिल्डिंग फंड से हमारे पास जो कैपिटल में ऐड हो जाएगा वो 3 लाख हो जाएगा। कहने का मतलब जिसका पर्पज पूरा हो गया है एसेट्स के रिगार्डिंग में, उसको हम ऐड कर लेंगे कैपिटल फंड में, और जो सरप्लस था वो सरप्लस ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि अगर एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस मैच कराने का कोई एक्सपेंस होगा तो वो तो डोनेशन से मैच होगा और एक्सपेंस चला जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई एसेट्स क्रिएट हो रहा है तो हमें उस अमाउंट को ट्रांसफर करना होता है कैपिटल फंड में, और वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये चीजें हुई है, ये 3 लाख आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस 4 लाख को मैं ये क्या कहूंगा, तो ये 4 लाख को मैं ये कहूंगा ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ जरा सा कि आपको समझ में आए। तो मैं इस चीज को समझाने के लिए बार बार जोर डाल रहा हूँ कि हम जब भी एसेट्स को क्रिएट करेंगे, जिस अमाउंट का एसेट्स हो जाएगा उसको ट्रांसफर टू कैपिटल फंड में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, लिख लेंगे यहाँ पे, सरप्लस से पहले लिख लो, यहाँ पे लिख लिया जाएगा ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 लाख यहाँ पे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 लाख हुआ, यहाँ पे 3 लाख हो गया, और यहाँ पे 4 लाख और हो जाएगा ऐड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ 11,70,000। तो मैं इसे ठीक कर लेता हूँ, 11,70,000। तो ये आएगा 11,70,000। अब ऐड करेंगे, हमारा सारा बैलेंस शीट मैच करेगा, ये 12 लाख होगा। तीसरा देख लेते हैं एक बार,
क्या हमारा 12 लाख आ रहा है कि कम ज़्यादा रहा है, देखते हैं एक बार। 12 लाख नहीं होगा, 12 लाख 30 और 4 लाख कितना हो जाए, 12 और 4, 12 4 16 लाख 30 हजार, 16 लाख 30 हजार, और यहाँ पे भी ये हो जाए 11 लाख 70 हजार, प्लस में 3 लाख, 1 लाख 60 हजार, 16 लाख 30 हजार। ठीक है, 16 लाख 30 हजार। तो ये हुआ प्रॉपर अकाउंटिंग। तो मैंने इसमें आपको क्या समझाया कि अगर हम किसी डोनेशन से किसी एसेट्स को क्रिएट कर रहे हैं तो वो एसेट्स भी आ जाएगा, और उस डोनेशन में से हमें माइनस करना होगा और वो अमाउंट कैपिटल फंड में ऐड होगा उस अमाउंट का जितने का पर्पज पूरा कर लिया गया है। तो ये हुआ हमारा खत्म। यहाँ पे इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और बिल्कुल समझ में आया होगा कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल और फिर हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को लेंगे। तो ये चैप्टर जो है इतना इजी चैप्टर है, अगर आपने एक बार खत्म कर लिया इस चैप्टर को, 12th में खत्म कर लिया, तो आपको ग्रेजुएशन में 1% की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।